उसको भी जरूर हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। दिस इज द थर्ड वीडियो फॉर बीएड थर्ड सेमेस्टर स्टूडेंट्स। दिस इज गोइंग टू सो मच यूजफुल फॉर यू, सो प्लीज वॉच फुल वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल टू मोटिवेट मी टू मेकिंग सच यूजफुल वीडियोस फॉर यू। प्लीज सब्सक्राइब करें चैनल को, क्योंकि जब तक सब्सक्राइबर नहीं बढ़ते तब तक मोटिवेशन नहीं मिलता ना। जैसे सब्सक्राइबर बढ़ते हैं तो बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। हाँ, मैं अच्छा पढ़ा रही हूँ, मैं अच्छा कर रही हूँ, आपके लिए हेल्पफुल है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और जितना पॉसिबल हो अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने ग्रुप्स के साथ, अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ जाने की कोशिश करती हूँ। जरूर शेयर करें। वीडियो देखें तो आप प्लीज ऐसा जरूर करें। बस आपको रिवीजन ताकि आप कंटेंट की चिंता ना करें। आई विल मेक श्योर दैट गिव यू अ गुड क्वालिटी कंटेंट हो जाएगा, याद भी हो जाए। तो ठीक है, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 2 प्रभावी नेता के महत्वपूर्ण गुण एवं नेतृत्व के सिद्धांत, इंपॉर्टेंट क्वालिटीज ऑफ इफेक्टिव लीडर एंड थ्योरीज ऑफ लीडरशिप। जैसे कि आपको पता है, पहले भी मैंने पहला चैप्टर आपका 2 वीडियोस में कंप्लीट कराया है, जिनकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएगी। प्लीज उन्हें भी जरूर चेक करें, जिससे आपका सिलेबस कंटिन्यूअस और अच्छे से कंप्लीट हो सके। आई विल मेक श्योर कि आपका पेपर तक मैं पूरा सिलेबस 2 घंटे मिलते हैं, 2 घंटे कंप्लीट करवा दूंगी। लेकिन आप भी प्लीज़ मेरे सब्सक्राइबर बढ़वा दें, है ना, तो अच्छा रहेगा दोनों लोगों के लिए। और हाँ, जैसे कि मैं आपको पता है मैं आपको बुक से पढ़ा रही हूँ, पर इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है। आप पूरा वीडियो देखें, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि बस मैं बुक का लिखा हुआ आपको बताती जाऊँगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊँगी और पूरी कोशिश करूँगी कि इस वीडियो को देखने के बाद आपके लिए बहुत यूज़फुल हो, और बस आपको एक बार और रिवीजन करना और सब कुछ क्लियर हो जाए। क्लियर तो इसी वीडियो में हो जाएगा, बस आपको याद भी हो जाए कि हाँ मुझे क्या करना है, आखिरकार पेपर में लिखना भी तो है ना। सो इसलिए आप प्लीज़ पूरा वीडियो देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो क्या है इसमें कि हमारा पहला है प्रभावी नेता के महत्वपूर्ण गुण, और मैं बुक से आपको इसलिए भी पढ़ा रही हूँ क्योंकि अगर आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके अपने खुद के नोट्स बना लें, क्योंकि खुद के नोट्स तो खुद के ही नोट्स होते हैं। जब आप खुद से लिखते हैं तो आपको पता होता है, अरे हाँ ये तो मैं ऐसे ही पढ़ के समझ में आ गया, ये लिख लेना चाहिए, ये बहुत हार्ड है, इसको तो ज़रूर इम्पॉर्टेंट में लिखना चाहिए। तो ऐसे ही आप अपने अच्छे से नोट्स बना लें, आपके लिए अच्छा रहेगा। जब आप खुद से पढ़ते पढ़ते नोट्स बनाएंगे तो यकीन माने आपको याद भी हो जाएगा, समझ में भी आ जाएगा, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। क्योंकि आपका 3rd सेमेस्टर है, 8th सेमेस्टर है कानपुर यूनिवर्सिटी में, तो आपका डेफिनेटली समझो 99% की आपका रिटन एग्ज़ाम ही होगा। 99 तो ऐसे कह दे रही हूँ, वैसे लगता तो 100 ही है, पर ठीक है 99 ऑफिशियल के लिए, तो 1% कुछ भी हो सकता है। तो और भी अगर कोई यूनिवर्सिटी है जिसमें रिटन एग्ज़ाम होंगे, सो आपके पास कंटेंट होना बहुत ज़रूरी है। जब आपके पास कंटेंट होगा ना तो आप लिख पाएंगे, क्योंकि टाइम बहुत कम मिलता है, 2 घंटा मिलता है। 2 घंटे में आपको पूरा पेपर करना है। कई लोगों का छूट भी जाता है इसी चक्कर में, क्योंकि जब आपके पास क्वेश्चन आए ना, तुरंत उसका आंसर की रूपरेखा आपके तैयार हो जानी चाहिए कि हाँ हमको क्या क्या आंसर में लिखना है। और ये कब होगा? जब आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट होगा, जब आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ेंगे, रटेंगे नहीं, पढ़ेंगे, समझेंगे, तो अपने आप आपके पास कंटेंट आएगा और आप लिखते चले जाएंगे और आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे। सो इसमें मैंने जैसे कि आपका कर रखा है हाईलाइट, नेता ना ही पैदा होते हैं और ना ही वंशानुगत होते हैं। तो प्रभावी नेता के महत्वपूर्ण गुण में आप इन चीज़ों को ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि आपको थोड़ा बड़ा भी लिखना होगा अगर लॉन्ग में आ जाएगा, तो आप पहले ये सब चीज़ें डिस्क्राइब कर सकते हैं। ऐसे कोड को हाईलाइट कर सकते हैं ब्लैक पेन से, जिससे एग्जामिनर को लगे कि हाँ बच्चे ने बहुत पढ़ा है, बहुत अच्छा। तो क्या है, नेता ना ही पैदा होते हैं और ना ही वंशानुगत होते हैं। बिल्कुल सही बात है, हम इसको कई बार देख भी सकते हैं। ऐसा थोड़ी ना होता है कि कोई बच्चा पैदा हो गया और हम पहले जान गए कि हाँ ये तो नेता ही बनेगा, नहीं ना, ऐसा नहीं होता ना। और ऐसा भी नहीं है कि एक नेता का बच्चा नेता बने, मतलब नेता बन सकता है पर एक सफल नेता बने, एक अच्छा नेता बने, ये तो पॉसिबल नहीं है ना। ज़बरदस्ती बन रहे हो तो अलग ही बात है, पर ये ज़रूरी नहीं है ना। और ऐसा ज़रूरी नहीं कि अगर किसी के फादर या उसके परिवार में वंशानुगत नहीं है लीडरशिप, पर वो लीडर ना बने, है ना। जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर को ही देख लीजिए, वो एक अच्छे लीडर हैं, जबकि उनके फैमिली में तो ऐसा नहीं है, अच्छे लीडर हैं। तो लीडर तो आपको पता है ना कौन होता है। तो हाँ ठीक है, स्टार्ट करते हैं कि तो इसमें आप लिख सकते हैं कि लीडर जो होना चाहिए वो मतलब लीडरशिप की क्वालिटीज़ को एक्वायर करना पड़ता है। वो जेनेटिक नहीं होती हैं कि हाँ बस ये तो लीडरशिप की क्वालिटीज़ हैं ही इसके अंदर, वो हमें एक्वायर करनी पड़ती है अपने बिहेवियर में चेंज करके, कुछ अच्छी आदतों को अपना के, तब हम कहीं जाके एक अच्छे लीडर बनते हैं। तो वो कौन कौन सी क्वालिटीज़ है जिन्हें हमें एक्वायर करना चाहिए एक अच्छे लीडर बनने के लिए,
उन्हीं को हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले वाले वीडियोस में भी मैंने ब्रीफ में इन क्वालिटीज़ को डिस्कस किया है, पर इसमें हम डिटेल से करेंगे, अच्छे से करेंगे और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो फर्स्ट है शारीरिक गुण, फिजिकल क्वालिटीज़। एक अच्छे नेता में ऑब्वियस है कि फिजिकल क्वालिटीज़ तो होनी ही चाहिए, क्योंकि जब तक उसमें खुद फिजिकल क्वालिटीज़ नहीं है तब तक वो बच्चों के लिए कैसे एक आइडल बन पाएगा, उनका लीडर बन पाएगा, है ना। जब वो खुद में उसमें स्फूर्ति, उत्साह, जोश नहीं है, वो क्या ही लीडर बनेगा। तो ऑब्वियस है फिजिकल क्वालिटीज़ इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट है आपका बुद्धि, इंटेलिजेंस। जो इसमें लिखा हुआ है कि बेस तथा हीलिंग वर्थ आदि ने नेता के लिए उच्च बौद्धिक क्षमताओं का होना अनिवार्य बताया है ना। सही बात है। आप एक ऐसे नेता को, मतलब एक टीम अपने में से ऐसे इंसान को क्यों लीडर बनाएगी जिसकी जो इंटेलिजेंस पावर है वो उनके बराबर हो या उनसे कम हो। ऑब्वियस है कि हम ऐसा ही नेता चुनेंगे जो हमसे ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, वो हमारी समस्याओं का समाधान कर सके, है ना, हमारे लिए अच्छी नीतियाँ निर्धारित कर सके, तभी तो काम चलेगा। तो हमें एक ऐसा नेता चाहिए जो हमसे ज़्यादा इंटेलिजेंस हो, एटलीस्ट वो इंटेलिजेंस तो हो ही, है ना। नेक्स्ट है उद्दीपकता, सर्जेंसी। नेता में स्फूर्ति, प्रसन्नचित्तता, स्पष्टता, तत्परता तथा समय पाबंदी जैसे गुणों का होना नितांत आवश्यक है। ये सारी चीज़ें नेता में होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब नेता में खुद ये चीज़ें नहीं होंगी, पंक्चुअलिटी नहीं होगी, स्पष्टता नहीं होगी, तत्परता नहीं होगी, तो उसके जो फॉलोअर्स हैं वो कैसे ये क्वालिटीज़ डेवलप करेंगे, है ना। जब नेता खुद आलसी है, ढीला ढाला, लापरवाह, हमेशा दुखी है, सबको अपने दुखड़े सुना रहा है, ऐसा नेता कौन चाहेगा? कोई नहीं चाहेगा ना। तो ऑब्वियस है कि नेता में ये क्वालिटीज़ तो होनी चाहिए, स्फूर्ति, प्रसन्नचित्तता और स्पष्टता। ढीला ढाला वाला नहीं, ये नहीं होनी चाहिए, मतलब ढीला ढाले वाली नहीं होनी चाहिए, अच्छी वाली होनी चाहिए। नेक्स्ट है आपका दूरदर्शिता। नेता कैसा होना चाहिए? जो भविष्य की सोच सके, वर्तमान का सामना कर सके और भूतकाल से सीख सके। ये तो हर इंसान के लिए है, इसलिए मैंने इसे हाईलाइट कर रखा है। इसे हम सबको अपने जीवन में उतारना चाहिए। भविष्य की सोचनी चाहिए, भविष्य के बारे में सोचना चाहिए कि अगर आज जो हम कर रहे हैं उससे हमें भविष्य में क्या रिजल्ट मिलेगा। वर्तमान का सामना करना चाहिए कि जो भी सिचुएशन है वर्तमान में उससे हम कैसे डील कर सके, और भूतकाल में जो भी गलतियाँ या अच्छाइयाँ भी हुई हैं हमसे, ऐसे नहीं सिर्फ गलतियाँ या अच्छाइयाँ, उनसे जो रिज़ल्ट आया है उनसे भी हमें सीखना चाहिए कि अच्छा ये अच्छा रिज़ल्ट आया तो अब हमको इससे ही अच्छा काम करना है, इसका गलत रिज़ल्ट आया था तो अब इस काम से बचना है हमको, है ना। तो नेता में दूरदर्शिता होनी चाहिए। नेक्स्ट है आपका आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस। इसको मैं पहले भी बहुत बार बता चुकी हूँ, ये चीज़ आप एकदम रट लें कि जिस इंसान में खुद पर भरोसा नहीं किया, जिस इंसान को खुद पर भरोसा नहीं है, वो दूसरों पर क्या भरोसा करेगा, है ना। कॉमन सेंस है कि अब खुद पर जिसे भरोसा नहीं, वो दूसरों पर क्या भरोसा करेगा, और जब वो ऐसा नहीं करेगा तो दूसरे उस पर क्यों ही भरोसा करेंगे। इसलिए मैंने इसको हाईलाइट कर रखा है, आप इसे ज़रूर देखें कि जो नेता अपने आप पर विश्वास नहीं करता वह दूसरों पर क्या विश्वास करेगा तथा दूसरे भी उस पर क्या विश्वास करेंगे। जबकि एक लीडरशिप में विश्वास का होना बहुत ज़रूरी है। लीडर से मुझे लीडर याद आ जाते हैं, पर खैर छोड़ो। जैसे कि हमें पता है कि हम भी एज अ टीचर अपने क्लास के लीडर होंगे, अपने बच्चों को लीड करेंगे, है ना, अपने स्टूडेंट्स को हम लीड करेंगे, तभी तो हमें ये पढ़ना पड़ रहा है। तो एक और टीचर का काम क्या है? बच्चों को पता है कि व्यवहार में परिमार्जन करना, है ना, हमने तो कम से कम पढ़ाई है, नॉलेज देना, है ना। जब बच्चों को ये भरोसा ही नहीं होगा कि ये टीचर हमको नॉलेज दे सकता है या फिर ये हमारे व्यवहार में परिमार्जन कर सकता है, तब कैसे टीचिंग प्रोसेस अच्छा होगा। सो ये सेल्फ कॉन्फिडेंस तो ज़रूरी है ही। फिर बात आती है सामाजिकता की, सोशबिलिटी की। तो नेता कैसा होना चाहिए? उसमें सामाजिकता का गुण होना चाहिए, सामाजिक संबंधों को समझने वाला होना चाहिए, सामाजिक क्रिया प्रतिक्रियाओं को समझने वाला होना चाहिए। सामाजिकता जो है वो स्थायी नेतृत्व के लिए बहुत आवश्यक है ना। तो सोशबिलिटी भी इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका संकल्प शक्ति, विल पावर। एक नेता में विल पावर तो होनी चाहिए, क्योंकि प्रत्येक नेता के सामने कभी ना कभी कठिन समस्याएं आ जाती हैं, है ना, और उनमें उसे ऐसा कठोर निर्णय लेना होता है। ऐसा नहीं कि बस निर्णय लेकर चले गए, हटो कुछ भी हो, कठोर निर्णय भी होना चाहिए और ऐसा भी होना चाहिए कि उसका रिजल्ट अच्छा हो, है ना।
तो इसके लिए क्या होना चाहिए, दृढ़ शक्ति की ज़रूरत है कि वो कठोर निर्णय ले सके और फिर अपनी टीम को या अपने स्टूडेंट्स को उस समस्या से उबार सके, है ना। जब आप ऐसी कठिन सिचुएशन में, नॉर्मल सिचुएशन में तो हर कोई सही काम कर लेता है, पर ऐसी कठिन समस्या में जब आपको कठोर निर्णय लेना है, तब जब आप एक ऐसा निर्णय लेते हैं, तभी तो आपके फॉलोअर्स आपको आइडल मानते हैं। ऐसे तो ना मानते, आजकल फॉलोअर्स तो ऐसे भी मान लेते हैं, छोड़े, वैसे मानते नहीं हैं ऐसे फॉलोअर्स, तभी मानते हैं जब आप कुछ कठोर समस्या में एक कठोर निर्णय लेते हैं, मतलब गंभीर समस्या में एक कठोर निर्णय लेते हैं। नेक्स्ट है आपका लोचशीलता, फ्लेक्सिबिलिटी। नेता में लोचशीलता ज़रूरी है। वैसे लोचशीलता, जैसे मैंने पहले भी बताया, ये क्वालिटीज़ हर इंसान में हो तो बहुत अच्छी बात है, तो नेता में तो ज़रूर ही हो, कोई संभावना नहीं है कि ना हो, ठीक है। तो नेता कैसा होना चाहिए, लकीर का फ़कीर नहीं होना चाहिए कि बस पुरानी मान्यताओं के पीछे पड़ा है, उन्हीं पे अड़ा हुआ है कि नहीं ऐसा होता तो ऐसा ही होगा। समय के साथ बदलने वाला होना चाहिए ना, उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। अब जैसे कि टीचर से ही आप देख लें, अगर एक ऐसा टीचर है जिसको टेक्नोलॉजी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जिसको टीचिंग लर्निंग मेथड से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो आज वही पुराने मेथड में लगा हुआ है, लेक्चर मेथड, बस चौक ले लो, बोर्ड में लिख डालो, लेक्चर दे दो, बस बच्चे जाने, बच्चों का काम जाने, कैसे टीचिंग प्रोसेस अच्छा होगा, है ना। तो टीचर को नॉलेज होना चाहिए, ऐसे लकीर का फ़कीर नहीं होना चाहिए। कोई भी लीडर जो है लकीर का फ़कीर नहीं होना चाहिए, उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, एडेप्ट, ठीक है। तो ये कुछ क्वालिटीज़ हैं, टोटल 8 क्वालिटीज़ मैंने बताई हैं। इनके अलावा भी आप और भी क्वालिटीज़ जो आपको लगती हो कि एक लीडर में होनी चाहिए, और मैंने भी पहले डिस्कस की है, तो आप कमेंट बॉक्स पे ज़रूर कमेंट करें कि और क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए एक लीडर में, ठीक है। मेरे हिसाब से जैसे मुझे अभी एक याद आ रही है कि एडेप्टेबिलिटी भी होनी चाहिए, जो कि फ्लेक्सिबिलिटी का ही एक एलिमेंट है। ऐसे ही आपको अगर कोई याद आए तो प्लीज़ कमेंट करें। अब हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नेतृत्व के सिद्धांत, थ्योरीज ऑफ लीडरशिप। वो क्या होता है, नेतृत्व के सिद्धांत लिखा हुआ है, नेतृत्व का विकास कैसे होता है, इस संबंध में अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग सिद्धांत रखे हैं। मतलब कोई एक ऐसा सिद्धांत नहीं मिल गया कि सबने कहा हाँ बस यही एक सिद्धांत है जिससे लीडरशिप डेवलप होती है, ऐसा नहीं है। सब विद्वानों के हिसाब से अलग अलग सिद्धांत हैं। अब हम उन सब सिद्धांतों को, मतलब जितने बुक में दिए हैं एटलीस्ट उनको तो पढ़ेंगे ही, जितने हमारे सिलेबस में हैं, ठीक है। तो पहला है आपका अयोग्यता में योग्यता का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ एबिलिटी इन डिसेबिलिटी। तो क्या होता है भाई अयोग्यता में योग्यता का सिद्धांत, मतलब अयोग्य तो है पर योग्य है, ऐसा कुछ आ रही है ना फीलिंग, सर जानते हैं हम इसमें। जैसे कि इसको हम कैसे, इन्होंने कहा है कि कैसे डिफाइन करेंगे, जैसे मनोविज्ञान में आपने क्षतिपूर्ति का सिद्धांत पढ़ा होगा, अगर आपको याद हो फर्स्ट सेमेस्टर का। किसको किसको याद है ज़रूर कमेंट में लिखें कि हाँ मुझे याद है, ठीक है। तो उसमें क्या होता था, उसमें ये बताया गया था जब कोई इंसान किसी एक फील्ड में कमज़ोर होता है ना, तो वो क्षतिपूर्ति, वो जो क्षति हुई है उसकी पूर्ति करने के लिए वो किसी और फील्ड में अपना 100% से भी ज़्यादा देता है, एकदम परफेक्ट बनना चाहता है। तो वही बात बताई है कि कुछ व्यक्तियों में कुछ कमियां होती हैं, वो किसी और फील्ड में नहीं अच्छे हैं, तो उन कमियों को पूर्ण करने के लिए वो एक ऐसा कार्य करते हैं कि वो उत्तम नेता बन जाते हैं, है ना। इसमें आपको एग्जाम्पल दिया है कि अध्ययन में कमज़ोर छात्र अच्छा खिलाड़ी बनकर टीम का नेता बन जाता है। अब कोई इंसान है, ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है, ठीक है, आपको समझाने के लिए कि हाँ अगर कोई एक बच्चा है जो स्टडी में इतना अच्छा नहीं है तो वो क्या करता है, लेकिन स्पोर्ट्स में अच्छा है तो वो स्पोर्ट्स में लीडर बन जाता है, क्योंकि वो स्टडी में वर्स है तो उसमें वो लीडर बन जाता है। मुझे किसी का एग्जाम्पल याद आ रहा है, क्या छोड़ें। नेक्स्ट है आपका सहयोग का सिद्धांत। तो क्या है आपके सहयोग के सिद्धांत, इसमें बताया गया कभी कभी कोई सहयोग से ही नेता बन जाता है ना, कोइंसिडेंस, लेकिन उस सहयोग के लिए भी ये 3 सिचुएशंस होना बहुत ज़रूरी है। तो क्या है वो 3 सिचुएशंस, क्या है, फर्स्ट है कि आप व्यक्ति की श्रेष्ठ व्यक्तिगत योग्यता होनी चाहिए, मतलब जो पर्सनालिटी होनी चाहिए वो श्रेष्ठ होनी चाहिए। फिर क्या है, किसी प्रकार के संकट या समस्या का पैदा होना, कोई समस्या आ गई, आपको मौका मिल गया नेता बनने का, है ना, तो
व्यक्ति को समस्या समाधान के लिए अपनी योग्यता प्रदर्शन करने का अवसर मिलना। समस्या आई, आपके अंदर उस समस्या से निपटने के लिए योग्यता है, लेकिन अगर आपको उसको प्रदर्शित करने का ही मौका नहीं मिला तो क्या होगा? नहीं होगा कुछ भी। इसीलिए ये 3 सिचुएशंस होनी चाहिए, फिर देखिए बन जाएंगे आप नेता, मतलब कोई भी नेता बन जाएगा जब ये तीनों होंगी। नेक्स्ट है आपका संतुलन का सिद्धांत, द थ्योरी ऑफ बैलेंस। तो क्या है द थ्योरी ऑफ बैलेंस? इसमें क्या है आपका, यदि किसी नेता में शारीरिक शक्ति का बहुत अधिक विकास हो जाए तो वह भले बुरे की चिंता किए बिना अकरणीय कार्य कर बैठता है, फलता उसका नेतृत्व खतरे में पड़ जाता है। इसलिए क्या होना चाहिए? संतुलन होना चाहिए। मतलब जो अभी हम लोगों ने पढ़े ना लीडरशिप की क्वालिटीज़, तो उन सबका ना जो डेवलपमेंट होना चाहिए वो एक बैलेंस्ड होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि फिजिकल क्वालिटी बहुत ज़्यादा हो गई, इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा हो गई, सारी क्वालिटीज़ बैलेंस्ड होनी चाहिए, तभी एक अच्छा लीडर मिलेगा हमें, है ना। नेक्स्ट है आपका विलक्षणता का सिद्धांत, द थ्योरी ऑफ यूनिकनेस। इसे क्या कहते हैं? इसे गुण सिद्धांत भी कहते हैं, ट्रेड थ्योरी। मतलब कि एक मानता है कि जो लीडर होता है ना इंसान, उसमें कुछ अलग ही क्षमताएं होती हैं ना, विलक्षणता होती है, तो उन स्पेशल क्वालिटीज़ की वजह से ही वो लीडर बनता है और जो बाकी ग्रुप होता है वो उसका फॉलोअर बनता है, क्योंकि उसमें उन फॉलोअर्स से कुछ स्पेशल होता है। ठीक है, तो यही है हमारा विलक्षणता का सिद्धांत। नेक्स्ट है आपका समूह प्रक्रिया का सिद्धांत। कुछ विद्वानों का विचार है कि नेतृत्व समूह प्रक्रिया का परिणाम होता है। समूह के सदस्यों में परस्पर अंतःक्रियाएं, विचार विमर्श तथा परामर्श होते रहते हैं और इन्हीं के फलीभूत एक नेता उभर कर आता है। ये भी बात सही हो सकती है ना। नेक्स्ट है आपका गुण संबंधी सिद्धांत। इसे मिलता जुलता भी हमने पढ़ा था, विलक्षणता का सिद्धांत। ये सिद्धांत ये बताता है कि कौन सी व्यक्तिगत विशेषताएं प्रभावी नेतृत्व की ओर ले जाती हैं, और वो जो क्षमताएं वो हम लोगों ने अभी पढ़ी है ना, वही है जिम्मेदारी, लक्ष्य हासिल करने की तीव्र इच्छा, दूसरों के विचार का सम्मान, है ना। तो ये सब क्वालिटीज़ ही हैं जो हमें एक अच्छा लीडर बनाती हैं। ये भी सही है। नेक्स्ट है, मतलब सभी सही हैं, सबका बताया ना, सब विद्वानों का अलग अलग मत है। फिर क्या है आपका कि व्यवहार परक सिद्धांत। ऐसा देखा गया है कि सफल नेता का व्यवहार 2 तरह का होता है, कार्य केंद्रित और कर्मचारी केंद्रित। मतलब क्या होता है, जो एक नेता होता है ना, सफल नेता, वो 2 तरीके से व्यवहार करता है, एक वर्क ओरिएंटेड और एक एम्प्लॉय ओरिएंटेड। दोनों ही मतलब करता है। क्या होता है कि कार्य प्रबोधन काम के गुण एवं मात्रा से संबंधित है। मतलब उसका जो कार्य की क्वालिटी और क्वांटिटी होती है ना, वो बहुत अच्छी होती है। एक लीडर की, एक अच्छे लीडर की कार्य की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों बहुत अच्छी होती है। और एम्प्लॉय सेंट्रल का मतलब है कि वो अपने सदस्यों की निजी आवश्यकताओं का पूरा करने का पूरा ध्यान देता है। वो अपने एम्प्लॉय का एक तरीके के उनके कार्य की रिस्पेक्ट करता है, समझता है और क्या करता है, उनकी नीड्स को पूरा करने पे ध्यान देता है। नेक्स्ट है आपका परिस्थिति जन्य सिद्धांत। इससे मिलता जुलता भी अभी हमने पढ़ा था, सहयोग का सिद्धांत। हम अक्सर ये देखते हैं कि प्रभावी नेतृत्व में परिस्थिति जन्य परिवर्तन महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, है ना। नेतृत्व व्यवहार की विशेष शैली पर निर्भर करता है। जैसे जैसे स्थितियाँ बदलती हैं, अलग अलग नेतृत्व शैलियों पर बन जाती है ना। जिस तरीके से माहौल बदलता है, सिचुएशंस बदलती है, तो जो टेक्निक्स होती है ना लीडर्स की, वो भी बदलती हैं, है ना। पहले लोग राजा लीडर था, अब क्या है, अब डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो अच्छे से हम एक इंसान है जिसको हम क्या करेंगे, जिसको हम बताएंगे, जिसको हम वोट देंगे, वही बनेगा, है ना। तो उस हिसाब से काम होता है। नेक्स्ट है आपका लक्ष्य सिद्धांत, एम थ्योरी। लक्ष्य सिद्धांत यह केंद्रित करता है कि किस प्रकार का नेता अपने अनुयायी की उम्मीदों को प्रभावित करता है। इसके अनुसार नेता का व्यवहार अनुयायी के लिए तब स्वीकार हो जाता है जब उन्हें लगता है कि उनकी इच्छाओं को पूरी करेगा। मतलब ये हमने पहले भी बताया था, जैसे कि जब अनुयायी को ये भरोसा हो जाता है, मतलब फॉलोअर्स को ये भरोसा हो जाता है कि ये जो इंसान है ना, ये हमारे एम्स को पूरा कर सकता है, ये हमारे विशेष को पूरा कर सकता है, तभी वो उसको लीडर बनाते हैं, है ना। तो बस यही इसमें बताया गया है। इसी तरह देखें, इसमें मैंने कुछ कर रखा है हाईलाइट,
जैसे कि इसमें आपको बताया गया है, या पढ़ सकते हैं। गति, दिशा, शैली अनुयायी को ये बताती है कि क्या करना है और किस प्रकार करना है। ये कुछ शैलियाँ बताई गई हैं। और सहायक शैली क्या है? सहायक शैली आपको खुद ही समझ में आ रही होगी कि हेल्पिंग है, तो अंतर्वैयक्तिक संबंध स्थापित करने में संबंधित है। सहभागिता शैली क्या करती है? सहभागिता निर्णय के लिए क्वालिटी बनाती है। उपलब्धि शैली चुनौतीपूर्ण लक्ष्य निर्धारित करती है। फिर हम बस इसको इस तरह से सम अप करेंगे कि नेता बनने के लिए सभी सिद्धांत ठीक लगते हैं, पर आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको इन 9 सिद्धांत में से सबसे ज़्यादा रिलेटेबल कौन सा लगता है। प्लीज़ बताएं, ठीक है? पता तो चले कि आपको क्या लगता है। ठीक है, तो ज़रूर बताएं आप। और क्या है कि पृथक परिस्थितियों पर भी निर्भर करता है, जैसे कि हमने ऊपर बताया, अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से अलग अलग काम होता है। बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जिन पर एक अच्छी लीडरशिप निर्भर करती है ना? इन्हें हम वंशानुगत कारक तथा वातावरणीय कारक भी कह सकते हैं। और क्या है? उदाहरण के लिए हिटलर अपने देश में नेता बन गया क्योंकि वहाँ परिस्थितियाँ उसके अनुकूल थीं। यदि हिटलर अमेरिका में जन्मा होता तो कभी भी नेता नहीं बनता, है ना? सही बात है। जब वहाँ पे ये नाजीवाद था इतना हावी, तभी हिटलर वहाँ पे नेता बन पाया। अमेरिका में ऐसा नहीं हो पाता। तो ये आपका एग्जाम्पल दिया हुआ है। और ये जो लिखा हुआ है ना, व्यक्ति के व्यक्तित्व संबंधी गुण तथा परिस्थितियाँ, वंशानुगत, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा कि अभी तो बताया कि वंशानुगत नहीं होता है, अब बता रहे हैं वंशानुगत होता है। तो लीडरशिप क्वालिटी वंशानुगत नहीं है, लेकिन ये जो पर्सनैलिटी है ये बताया गया है। इसके जो क्वालिटीज़ हैं, जैसे कि आपकी शारीरिक बुद्धि, आपने पढ़ा होगा साइकोलॉजी में कि इन पर आपका वंश का भी प्रभाव पड़ता है। ये वंशानुगत कारक भी इसमें प्रभाव डालती हैं। तो वो बताया गया है कि वो जो पर्सनैलिटी है उसमें आपका वंशानुगत कारक और वातावरणीय कारक दोनों ही प्रभाव डालते हैं। वही परिस्थितियों को बताया है वातावरण, और व्यक्तित्व संबंधी गुण को हमने वंशानुगत से रिलेट किया है इसमें। तो यहाँ से हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। चैप्टर 2 पूरा कंप्लीट हो गया है। चैप्टर 1 की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में है, ज़रूर चेक करें। इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करें। आई मस्ट से कि ये अच्छे से सॉल्व होंगे, बिना देखे सॉल्व करने की कोशिश करें। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। तो प्लीज़ अगर आपको समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, अगर आपको सिलेबस देखना है बीएड 3rd सेमेस्टर का कानपुर यूनिवर्सिटी का, तो उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उससे भी ज़रूर चेक करें, जिससे आपको क्लियर हो पाए कि आपका सिलेबस क्या है, क्या क्या यूनिट्स हैं, क्या क्या आपको पढ़ना है, क्या क्या आपको करना है। ठीक, तो ओके बाय। अपना ख्याल रखें और अच्छे से पढ़ाई करें, अच्छा रिजल्ट आए जिससे। थैंक यू फॉर